देखिए न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है। अब न्यूटन्स कूलिंग लॉ कहता क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया, पहले न्यूटन्स कूलिंग लॉ की डेफिनेशन वगैरह बताया था वैसे देख लो, ठीक है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है। ये आपका एक सिस्टम है ना। और इस सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ जो भी मान लो लिक्विड है, ऐसी लिक्विड आ गया, इसका टेम्परेचर क्या है, टी है, क्या है। और ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर क्या है, टी नॉट है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर टी जो है वो है एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, और टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अच्छा ये है इसकी स्पेसिफिक हीट है एस, स्पेसिफिक हीट इसकी ये है एस। और एम क्या है, मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मास क्या है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि यहां पर ये जो टी है ना, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, मतलब कि सिस्टम का खुद का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो ये बाहर हीट को क्या करेगा, निकालेगा। ऐसे आपको पता ना, द फ्लो ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये क्या है, सिस्टम हायर पे और एक इसमें लोअर पे, तो हीट बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया हीट क्या जा रही है, क्यू इन टाइम या डी क्यू इन टाइम, डेल्टा क्यू इन टाइम, डेल्टा टी। इतने हीट कितने टाइम में गई है बाहर, डेल्टा टी, ठीक है भैया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आप इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट बोले तो डी क्यू अपॉन में डेल्टा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ये भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कहलाएगा, रेट ऑफ हीट कहलाएगा, ठीक है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे क्या है, प्रोपोर्शनल टू, ये लिख रखा है उसके बाद ही बार लिखना, प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी टी माइनस टी नॉट के। भाई प्लीज देखिए, बोलिए नहीं कोई भी। कह रहा है कि जो सिस्टम जिस रेट से हीट को निकाल रहा है, यानी डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ये रेट हो गया, वो इस बात का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या हुआ, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो किसके डायरेक्टली बोल रहे, टेम्परेचर डिफरेंस के, टी माइनस टी नॉट के। अच्छा यहां पर बता दूं, हे यार डेल्टा टी टेंड्स टू क्या है भैया, बहुत छोटा है, सो हम क्या लिखते हैं यहां पर, लिमिट डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस डायरेक्टली इक्वल टू क्या हुआ, टी माइनस टी नॉट हो गया। अच्छा आपको याद है जब ये नीचे टाइम बहुत छोटा होता है तो उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, याद नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी इज डायरेक्टली टू टी माइनस टी नॉट, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं और बात करते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अगर मैं बोलूं तो टी, ये क्या है इसकी, ये है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक, क्यों क्यों बोला मैंने स्पेसिफिक हीट, क्योंकि जैसे जैसे इस हीट को लॉस करेगा वैसे वैसे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा, चेंज होता रहेगा।
तो इसको मैं क्या लिखता हूं, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम, एम मास ऑफ सिस्टम, और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, अपॉन में क्या हुआ dt इज इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ t माइनस t नॉट, है ना। आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा आपका एस एम डी टी अपॉन में डी टी, ये टेम्परेचर वाला टी है और नीचे वाला टाइम वाला टी है, इज इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो इस एस एम को आप देखिए भैया, आपको बता दूं टेम्परेचर किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। ना तो उसके स्पेसिफिक हीट चेंज हो रही है, ना ही उसका मास चेंज हो रहा है, नहीं पूरी ये भी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले आया, तो ये हो गया आपका के अपॉन में एस एम, के अपॉन में एस एम टी माइनस टी नॉट, टी माइनस, ये पूरी की पूरी टर्म ही क्या है, इसे कहते हैं अनदर कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं अनदर कांस्टेंट। ये भी टर्म पूरी की पूरी कांस्टेंट है मान लीजिए, इसको गायब करोगे तो डी टी इज डायरेक्टली इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ये है एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स कूलिंग लॉ। क्या है, एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स कूलिंग कूलिंग लॉ। क्या कहता है भैया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ऑफ is directly proportional to temperature difference, is directly equal to, so we can say that, so Newton's cooling law also say that, also say क्या कि the rate of change of temperature of system, rate of change of temperature का मतलब होता है dt अपॉन में स्मॉल t, ठीक है, इज ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको हम न्यूमेरिकल के लिए लिख देते हैं, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, क्या है ये हो गया स्मॉल डी, और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी उसको हटा रहा हूं मैं, यहां पे लगा रहा हूं एक नया कांस्टेंट सी, क्या लगा रहा हूं, ये पूरी टर्म कांस्टेंट थी ना, इसके यहां पे मैं सी यूज कर रहा हूं, ठीक है, और टी माइनस टी नॉट, और यहां पर माइनस लगा दे रहा हूं। माइनस क्या बता रहा है, ये जो रेट है डी टी, ये क्या होगा, लगातार डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये माइनस ये बता रहा है कि रेट गेट स्लो, लगातार रेट क्या होगा आपका, हीट के लॉस होने का या टेम्परेचर के चेंज होने का, वो क्या होगा डी टी अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है, रेट गेट स्लो, ये लगातार कम होता रहेगा, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल में, इसमें न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल करेंगे कैसे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो फोन न्यूमेरिकल के लिए मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। हेयर dt क्या होगा, हेयर dt क्या होगा आपका, क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। dt होगा आपका t माइनस टी नॉट, नहीं dt है t, ज्यादा माइनस कम था ना, मतलब एलसीआरटी निकालने को जरा, यही है पूरी फॉर्म, एक बार देख लो जरा। यहां पर dt होगा आपका हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर माइनस, और इसको लिखते हो dt इक्वल्स टू में T1 माइनस, क्योंकि T1 हमेशा ज्यादा ही होगा। अच्छा ये हो गया, ये तो dt की वैल्यू होगी। ये dt क्या है, स्मॉल dt क्या है, टाइम। टाइम कौन सा टाइम, जिस टाइम में ये टेम्परेचर T1 से क्या बन गया T2, टाइम वो टाइम जिसमें T1 T2 बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां पर आपका T जो है ना, टी आपका जो T है,
ये एवरेज टेम्परेचर है, तो T1 और T2 का एवरेज होगा, ये क्या होगा T1 प्लस T2 अपॉन में 2, ये हो गया आपका T। और T नॉट तो आपको पता ही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए क्या कह रहा है, अ पैन फिल्ड विद अ हॉट फूड, एक पैन में गर्म खाना पड़ा हुआ है जिसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 क्या है 94 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो कितना हो गया 86 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने टाइम में, यानी टाइम की वैल्यू dt की वैल्यू क्या है 120 सेकेंड, ठीक है। ये अब देखिए, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। केस सेकंड में वही खाना, वही, अच्छा बाहर का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, तो टी नॉट की वैल्यू क्या होगी 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो केस सेकंड में कह रहा है कि भैया T1 कितना होना चाहिए 71 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो कितने किस में हो जाए 69 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। कह रहा है टाइम कितना लगेगा, कह रहा है टाइम कितना लगेगा, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर अभी भी कितना ही है बाहर का 20 डिग्री है, कह रहा dt निकालिए। अच्छा एक बात ध्यान में, यहां पर जो खाना वही है, बाहर का मीडियम भी वही है, तो इसलिए कांस्टेंट दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा, कांस्टेंट की वैल्यू दोनों में आपको क्या लेनी है सी लेनी है। तो हम जानते भी है, यहां पर देखिए वी नो dt अपॉन में स्मॉल dt इक्वल्स टू में माइनस सी, टी माइनस क्या होता है टी नॉट होता है, याद नहीं आ रहा है, dt क्या होगा T1 माइनस T2, पहले केस का कर रहा हूं तो क्या होगा 94 माइनस 86, टाइम कितना लगा 120 सेकेंड, कांस्टेंट लगा दिए सी, और टी क्या एवरेज टेम्परेचर होता था, क्या था, और वो कैसे निकलेगा 94 प्लस 86 अपॉन में 2, और टी नॉट क्या है, टी नॉट क्या है 20, ये होगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आएगी पहली इक्वेशन। सी की वैल्यू निकालनी नहीं है तेरे को, हम डिवाइड करके काट के निकाल देंगे। ये कितना आएगा 8, 120 माइनस सी, और ये क्या ऊपर का अगर आप ऐड करोगे तो 90, 180, 180 डिवाइड बाय 2 90, और 90 माइनस 20 क्या होगा 70, ये होगी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। तो अब इस पर रखते हैं डी टी अपॉन में स्मॉल डी टी इक्वल्स टू में माइनस सी टी माइनस टी नॉट, डी टी की वैल्यू क्या होगी 71 माइनस 69, टाइम कितना है निकालना मुझे इसके इसका, ठीक है, माइनस कांस्टेंट, एवरेज क्या होगा 71 प्लस ये क्या होगा 40, इन दोनों का एवरेज निकालोगे ना 71 प्लस 69 अपॉन में क्या होगा 2, माइनस क्या होगा 20, ये तो सॉल्व करोगे तो ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा 2 dt, और ये क्या हो जाएगा आपका 140 डिवाइड बाय 70 हो जाएगा ये क्या होगा सी, और इधर से आएगा आपका 50, है ना 50, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 8 120, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा dt अपॉन में 2। अब जब इस चीज को इससे डिवाइड करोगे ना, तो ये डिवाइड की बजाय मैंने सीधा उल्टा कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं, वही होता है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे माइनस सी अपॉन 70, और ये माइनस सी 50, है ना, माइनस सी कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 बटे में 240, और ये क्या होगा 7 बटे में आएगा, ये बताएगा dt, dt भी आएगा ना ऊपर, और ये क्या होगा 7 बटे में 5, है ना। आपको निकालना क्या है dt, क्या निकालना है, तो dt होगा इधर आएगा 7 बटे में 5 गुणे में 240 डिवाइड बाय 8, ये 3 बार गया 30 बार गया ना, और ये 5 के 6 बार जाएगा, है ना 5 के पार्ट में, तो आंसर आएगा, टाइम कितना लग गया 442 सेकंड, ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्या आएगा 42 सेकंड, 42 सेकंड आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप खुद करो जल्दी से फटाफट, मैं पेश कर रहा हूँ कॉपी के पीछे, बिल्कुल सेम इसी वे से।
जल्दी करो सारे अपनी कॉपी पे। देखिए भैया, दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में अगर देखोगे तो आपको T1 दे रखा है कितना, 80, और वो T2 में कन्वर्ट हुआ 50 डिग्री सेल्सियस में। टाइम कितना लगा इसमें, 300 सेकेंड, है ना। और यहाँ पर आपको पता भैया टी आपका क्या आएगा, एवरेज टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2/2, जो कि आएगा आपका 50 से 30 65 आएगा। ठीक है, बस वैल्यू रखो यहाँ पर, पहली इक्वेशन बन गई। क्या आएगी पहली इक्वेशन, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, dt की वैल्यू कितनी आएगी आपको याद है, क्या आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बस आप सीधा रखो dt की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 है, टाइम कितना लगा है 300 माइनस सी, टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर क्या 65 है, और एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 20, T0 आपको दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को माइनस करोगे, T माइनस T0, टी है 65, 20 माइनस करोगे तो क्या होगा 45, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड में करते तो T1 आपका क्या है 60, और T2 क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टाइम कितना लगा है 1 नोन है। ठीक है, ठीक है, T1 प्लस T2/2, और ये हो जाएगा आपका एवरेज क्या आएगा 45, है ना। और टाइम टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखो dt की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, टाइम आपको निकालना है माइनस सी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 25। ये सेकंड इक्वेशन आएगी, दोनों को डिवाइड करो, अनडिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो आएगा 30/300 डिवाइड बाय dt/में 30 बराबर में माइनस सी 45 माइनस सी 25, माइनस से मैं कैंसिल हो गया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, dt/में क्या हुआ 300, और इधर से आएगा 45 और 5 9/5। ठीक है, इधर से गया तो क्या हुआ 60 बार गया, dt की वैल्यू क्या गई 540 सेकेंड। इतनी देर में आ गया सबका, हो गया। अब देखिए एक अलग टॉपिक चालू हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसमें देखिए कभी किसी भी सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है, मान लो कितनी एनर्जी पड़ रही है, हीट पड़ रही है, क्यू, कितनी पड़ रही है, तो उस एनर्जी के साथ तीन चीजें होती हैं। उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सरफेस क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती है जहां पे पड़ती है। ठीक है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है आर पार चला जाता है, यानी ट्रांसमिट हो जाता है। इंसिडेंट एनर्जी के साथ तीन चीजें होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और कुछ पार्ट आर पार निकल जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए भैया एब्जॉर्ब, देखिए जो इंसिडेंट एनर्जी थी उसकी वैल्यू कितनी है क्यू, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है Q1, जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है Q2, और जो एब्जॉर्ब किया इस सिस्टम में उसकी एनर्जी कितनी है। तो आपको बता दूं कि जो Q है वही तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। अगर मैं एब्जॉर्ब पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट और ट्रांसमिटेड पार्ट को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा Q के बराबर आएगा, नहीं आएगा। ठीक, अगर मैं इस Q को इधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा 1, और ये Q सबके नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, इस हम क्या लिखेंगे Q1/में Q, क्या लिखते हैं Q2/में, और इसे Q3/में। अच्छा, Q1 कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्ट कर दिया गया,
तो जो Q1 अपॉन में Q आया इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्टेंस। Q2 कौन सा पार्ट है? ट्रांसमिट किया गया पार्ट है। अगर Q2 को डिवाइड करोगे Q से तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेंस आएगा। इसे क्या कहेंगे? या रिफ्रैक्टेंस या ट्रांसमिटेंस भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों सेम चीज है। कितना पार्ट एब्जॉर्ब किया गया है? Q3। तो Q3 डिवाइड बाय Q, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्टेंस। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। देखिए रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइड बाय इंसिडेंट पार्ट, ये हो जाता है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी, दोनों का रेशियो रिफ्लेक्टेंस। ट्रांसमिटेड एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी, ये हो जाता है ट्रांसमिटेंस। और एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी, ये आता है आपका जो भी होगा एब्जॉर्प्टेंस हो जाएगा। हाँ, तीनों को अगर मैं इसको देखता हूं तो ये हो जाएगा आपका आर बोले तो रिफ्लेक्टेंस, ये हो जाएगा ट्रांसमिटेंस, और ये क्या होगा? एब्जॉर्प्टेंस। इन तीनों का सम हम देख रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यानी किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपको रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्प्टेंस दिया है, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। या तीनों दो 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 दिया हुआ है, एक पूछ रहा है, तो आपको पता है भैया इन दोनों को जोड़ोगे और एक ही वैल्यू क्या निकालने के लिए इन दोनों को इधर ले आओगे एक के साथ, ठीक है। और ये ध्यान रखना, हर बॉडी के लिए, चाहे कोई बॉडी हो, ठीक है, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहे रिफ्लेक्टेंस की हो, चाहे ट्रांसमिटेंस की हो, चाहे एब्जॉर्प्टेंस की हो, वो 1 ही आ सकती है, 1 से ज्यादा नहीं आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ है यार? एक तो इतना छोटा लिखा आपने। अरे यार, ये सब मिक्स हो गया। ये आ गया, आएगा। देखिए स्पेशल केस, आपने मिरर तो देखा ही होगा, आपने ब्लैक बॉडी भी देखी होगी, वो प्योरली ब्लैक बॉडी, ठीक है। और आपने क्या दिया वो भी देखा होगा, ठीक है, ऐसी बॉडी भी देखी होगी जिसके आर पार एनर्जी चली जाए, ठीक है, एनर्जी पूरी क्या हो जाए? आर पार चली जाए, ठीक है। तो अब देखिए भैया, कह रहा है अगर ब्लॉक, देखिए इफ अ बॉडी डज नॉट ट्रांसमिट रेडिएशन, अगर बॉडी ऐसी है कि वो अपने अंदर से रेडिएशन को ट्रांसमिट ही नहीं होने देती, तो उस वक्त ट्रांसमिटेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। केवल रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्प्टेंस का सम क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा, ठीक है। एक बॉडी जिस बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं होने दे रही अपने अंदर से एनर्जी, तो ट्रांसमिटेड एनर्जी 0 है, यानी इसका ट्रांसमिटेंस क्या है? 0 है। तो एब्जॉर्प्टेंस और रिफ्लेक्टेंस का सम क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। अच्छा क्लियर, आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्लियरली इफ आर इज मोर, आप देख रहे हो अगर आपका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, या एब्जॉर्प्टेंस ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्टेंस कम हो जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना, सबका समय एक ही आना है। कोई ज्यादा रहेगा तो बाकी सारी चीजें क्या होंगी? कम रहेंगी। कोई कम रहेगा तो बाकी सारी चीजें क्या होंगी? ज्यादा रहेंगी। अच्छा, एक बॉडी ऐसी है, इफ अ बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट, एक बॉडी ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, समझ गया? एक बॉडी ना तो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेंस भी क्या हो गया? ना ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिटेंस भी क्या हो गया? 0। तो भैया उस केस में केवल क्या होगा? एब्जॉर्प्टेंस होगा। और ऐसी बॉडी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक बॉडी, परफेक्टली परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कहते हैं, जो बॉडी केवल एब्जॉर्ब करती है, ना तो ट्रांसमिट करती है ना ही रिफ्लेक्ट करती है, समझ गया? ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लास और लूंगा इसे, वरना जल्दी तेज फैड में कराना सही नहीं रहेगा। आसान है ये चीजें, यूनिट मेथड समझ में आता है। अगर एक का ये है तो दो का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, समझ गया? वही चीज है, उसे यूनिटी मेथड कहते हैं। आपको यूनिट पता है तो भैया आप किसी चीज को निकाल सकते हो। जैसे नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, एक बंदा 4 किलो खाना खाता है, 10 बंदे कितने खाएंगे? आपको यूनिट का पता है, कितने ही बंदे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वो इसी के ऊपर बेस्ड है। पहली बार एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर की बात हो जाती है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है?
किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होती है, एनर्जी गिरती है। क्या करती है? कुछ सरफेस एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, कुछ सरफेस एनर्जी को कम एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, तो जो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जो कम एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को, इंसिडेंट एनर्जी 50 जूल है, गिरने वाली एनर्जी क्या है, 50 जूल, और एब्जॉर्ब कितना कर लिया, 40 जूल, एक बॉडी ने, बॉडी फर्स्ट ने। उतना ही एरिया, उतना ही सब कुछ एक दूसरी बॉडी है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बॉडी है। आइडेंटिकल रखूंगा कि ना तो उसका एरिया ज्यादा होगा ना कम होगा, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होता है या एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो एरिया पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उतना ही एरिया करके दूसरी बॉडी है, उसके ऊपर ही 50 जूल एनर्जी गिरी, लेकिन उसने केवल 20 जूल एनर्जी को ही एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्प्टिव पावर किसकी याद होगी, जिसने 40 जूल को एब्जॉर्ब किया। समझ गया? तो वही कह रहा है भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, इट इज फॉर अ गिवन वेवलेंथ। ध्यान दीजिए, गिवन वेवलेंथ, हर मतलब अलग अलग कलर, देखिए एक बॉडी के ऊपर गिर रही है कोई लाइट, तो वो लाइट जो है ना उसकी वो कितना एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, वो उस लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कई लाइट जैसे रेड कलर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ठीक है, और अगर वॉयलेट कलर का देखूं तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। तो क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वही कह रहा है, फॉर अ गिवन वेवलेंथ, फिक्स वेवलेंथ है लैम्डा, एब्जॉर्प्टिव पावर इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या है? रेशियो होता है किसका, एब्जॉर्ब एनर्जी टू दी अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन दी, ठीक है, सरफेस इन अ गिवन टाइम इन अ गिवन एरिया। देखिए सब कुछ सेम करके चल रहा हूं, एरिया भी दोनों को देखिए, अगर दो बॉडी को अगर मैं दोनों की एब्जॉर्प्टिव पावर निकालना चाहता हूं तो दोनों पे सेम वेवलेंथ डालो, दोनों पे सेम टाइम के लिए डालो, दोनों का एरिया भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उनमें से जिस बॉडी ने ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ज्यादा है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर, ध्यान दीजिए दोबारा से मैं हिंदी में बता रहा हूं इस चीज को, कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी अपॉन, सॉरी, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो होता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिन दो बॉडीज के बीच में मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं उनका एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उन पर लाइट क्या गिरनी चाहिए, सेम गिरनी चाहिए। उन पर लाइट कितनी देर के लिए गिरी है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यानी एब्जॉर्ब पार्ट अपॉन में इंसिडेंट पार्ट, जिसका ज्यादा आएगा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, ज्यादा, और जिसके लिए कम आएगा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, कम होगी। समझ गया? तो ये एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया। ये ध्यान रखना, ये एक डायमेंशन लेस और यूनिट लेस है, क्योंकि ऊपर भी एब्जॉर्ब एनर्जी है, नीचे इंसिडेंट एनर्जी है। एनर्जी एंड डिवाइड बाय एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एक होता है एमएससी पावर, ये क्या होता है एमएससी पावर, तो बस बिल्कुल सेम है। ये जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं, जो बॉडी एमिट करती है उसे एमिसिव पावर कहते हैं। तो देखिए भैया, द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, दो बॉडी है उनके दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है, एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दोनों जो एमिट कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय पर यूनिट टाइम। देखिए हिंदी में समझिए इसको, कह रहा है दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों को टाइम आप सेम दे रहे हो, दोनों को एक एक मिनट का टाइम दे रहे हो। एक बॉडी ने 100 जूल एनर्जी रेडिएट की, एरिया भी दोनों का क्या है, सेम है, एरिया भी दोनों का एरिया क्या है, दोनों का वो क्या कहते हैं टाइम भी क्या, एनर्जी निकलने का क्या दे रहे हो, सेम दे रहे हो, सब कुछ सेम है। वेवलेंथ भी जो एनर्जी निकली वो भी सेम है। जो ज्यादा एनर्जी को रेडिएट कर देगा, बाहर निकाल देगा, उसका उसकी एमिसिव पावर क्या है, ज्यादा है। और जो उतने टाइम में कम एनर्जी को रेडिएट